नमस्कार। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, एमकॉम के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में आप यूनिट 3 का एक नया लेसन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेसन में हम विशेष तौर से गेम थ्योरी के बारे में अपन प्रकाश डालेंगे। यह जो चैप्टर है आपके सिलेबस के अनुसार क्रीड़ा सिद्धांत, ये वैसे अपन यूँ जैसे कई बार आप लोग ये सोचते हैं कि ये थ्योरी का चैप्टर है या इसमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हैं, तो ये प्योर लगभग ये मानिए कि आप न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड चैप्टर है ये पूरा। लेकिन चूंकि चाहे कोई भी थ्योरी हो, कोई भी सिद्धांत हो, उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आने पर से पहले हम इसके कुछ सैद्धांतिक जो इसके एस्पेक्ट हैं उनके ऊपर अपन जरूर प्रकाश डालते हैं। क्रीड़ा सिद्धांत एक्चुअल में क्या हुआ था कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लाइनर प्रोग्रामिंग की बहुत सी टेक्निक्स का जो इनोवेशन हुआ, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ, जब देशों के पास संसाधन कम हो गए थे, बहुत सी चीज़ें नष्ट हो गई और उस समय एक बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस होने लगी थी कि सीमित जो संसाधन हैं उनका अनुकूलतम प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। दुश्मन को मात देने के लिए नई नई विधियों का, नई नई चालों का जो है वो एक तरह से प्रादुर्भाव हुआ और उनमें से ही एक ये गेम थ्योरी थी जिसके अंतर्गत दुश्मन को जो है वो किस तरीके से चालों के द्वारा, यानी चाल का मतलब ऐसा तार्किक और बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लेकर के कोई एक्शन लेना जिससे कि दुश्मन को मात दी जा सके। तो इस कार्य के लिए ये क्रीड़ा सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ था। लेकिन बाद में जाकर के यही सिद्धांत जो है वो व्यावसायिक जगत में भी प्रचलित हो गया। व्यवसाय भी एक तरह से युद्ध होता है जहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए या प्रतिस्पर्धा में विजय पाने के लिए जो कंपटीटर होता है उसको मात देनी होती है। तो इस कार्य के लिए एक तरह से क्या है कि ये गेम थ्योरी का भी यूज़ होने लगा कि किस तरीके से प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त की जाए, अपने कस्टमर्स को बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार के जो प्रयास किए जाएं जिससे कि जो कंपटीटर है वो कमज़ोर हो जाए। तो ऐसी चीज़ें हैं वो व्यावसायिक जगत में भी चलती हैं। तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत है वो इस मूल अवधारणा पर आधारित होता है कि किसी भी प्रतिस्पर्धा के अंदर जो प्रतिस्पर्धी जो खिलाड़ी, जिसको हम खिलाड़ी कहते हैं, यहाँ पर प्रतिस्पर्धी जो कंपटीटर होता है उसको खिलाड़ी का नाम दिया गया है। तो प्रत्येक खिलाड़ी को ये पता तो होता है कि उसकी जो प्रतिद्वंदी या विरोधी है उसके पास भी कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, यानी चालें उसके पास कौन कौन सी हैं, ये उसको मालूम होता है कि ये चालें। लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि वो उसका प्रतिद्वंदी कौन सी चाल कब चल देगा, ये उसको पता नहीं होता। कौन सा विकल्प किस समय काम में लेगा, इस बात की जानकारी उसको नहीं होती है। तो ये एक इसमें बेसिक बात होती है। और इस बात को ये भी उसको एक पता है कि उसका विरोधी जो भी चाल चलेगा, उस चाल का मकसद क्या होगा कि उसे अधिकतम हानि पहुंचाना होगा। विरोधी की किसी भी चाल का उद्देश्य सामने वाले को अधिकतम हानि पहुंचाना होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर ये होता है। तो इसलिए इसके अंतर्गत हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ अननोन है। अननोन कुछ नहीं, ये तो नोन है कि भाई सामने वाले के पास ये भी अल्टरनेट है, लेकिन अब कौन सा अल्टरनेट कब चल देगा इसका अगले की जानकारी उसको होती नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत कैसे जो है वो प्रतिस्पर्धी पर विजय प्राप्त की जाए,
इसके बारे में कुछ है वो टेक्निकली इसमें एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पर देखिए इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस पर अपन आते हैं कि क्रीड़ा सिद्धांत की कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में अपने को देखना है। जो काम में लिए जाते हैं जो शब्द, उनमें सबसे पहला जैसे है क्रीड़ा, जिसको हम गेम कहते हैं। क्रीड़ा गेम के बारे में जब बात आती है कि कोई भी गेम क्या होता है, देखिए अपन एक साधारण रूप से अपन देखते हैं कि अगर एक खेल के मैदान में गेम का क्या मतलब है। अब जैसे गेम है तो एक जैसे मान लीजिए जो है क्रिकेट के खिलाड़ी हैं कि 11 इधर होते हैं 11 इधर होते हैं कि तो खिलाड़ियों की संख्या परिमित होती है, सीमित होती है। ऐसे तो थोड़ी है कि 7 से ही खेलने लग जाए या 20 खिलाड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो गेम का मतलब वहाँ पर कंपिटिटर्स की संख्या परिमित होती है, कंपिटिटर्स की संख्या परिमित होती है। और जो भी जो कंपिटिटर होते हैं उसके बारे में अपन सिंपली एक बात देखते हैं कि हर कंपिटिटर जो है वो अपने आप में योग्य और चतुर और अच्छा निर्णय लेने वाला होता है। अपन ये नहीं कह सकते कि सामने वाला कमज़ोर है, ये नहीं मान्यता लेकर के चली जाती है। यहाँ पर क्रीड़ा के लिए, गेम के लिए ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक माना जाता है कि भाई सामने वाला भी उतना ही चतुर और बुद्धिमान होता है। जो भी कोई रिजल्ट आएगा वो निश्चित है, एक की हार होगी और एक की जीत होगी, ये भी निश्चित बात है। यानी उसका परिणाम पहले से पता होता है कि एक हारेगा और एक जीतेगा। तो उसका कुल लाभ या हानि हम कह सकते हैं कि परिमित होता है, उसकी सीमा होती है। और इसके अलावा हम एक गेम के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके अजम्पशन या मान्यता होती है, तब हम उसको गेम कहेंगे। तो ऐसा गेम के अंतर्गत क्या होता है कि भाई ये जो है ये पता होता है हर खिलाड़ियों के अंदर कि भाई ये जो है वो विकल्प अपना सकता है। अब जैसे कहा कि क्रिकेट की बॉल स्पिन फेंकनी है, उसको बाउंस फेंकना है क्या है, तो ये पता है ना कि भाई जैसे वो उसको पता है एक बैट्समैन को कि सामने वाला जो बॉलिंग कर रहा है वो किस तरीके की बॉलिंग कर सकता है, ये तो उसको पता होता है। लेकिन वो किस समय वो उसको उंगली फेंक देगा, किस समय स्पिन करेगा, किस समय उसको बाउंस करेगा, तो ये पता नहीं रहता उसको, ये कुछ मालूम नहीं होता उस खिलाड़ी को। लेकिन इतना पता है कि ये इस तरीके की जो है वो बॉलिंग हो सकते हैं। तो वही बात एक कंपटीशन में, हर कंपटीशन में लागू होती है। तो यही बात क्रीड़ा का एक आधारभूत मान्यता हो गई कि भाई ये उसको पता तो है कि ये विकल्प है, लेकिन कौन सा विकल्प कब चलेगा इसका पता उसको नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि हर खिलाड़ी अपनी चाल इस आधार पर करता है कि जो सामने वाला चाल चलेगा उसका मकसद है उसको अधिकतम हानि पहुंचाना होगा। वो इस बात को ध्यान में रखते हुए वो अपनी चालें चलता है, अपना विकल्प ऐसे अपनाता है कि वो सामने वाला जो विकल्प अपनाएगा उसका उद्देश्य उसे अधिकतम हानि पहुंचाना होगा। ये बात मानते हुए ही वो जो है वो क्या करता है कि अपनी चाल को चलता है। और ये भी निश्चित है कि जो भी चाल का रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट खुद की चाल का और सामने वाले की चाल का कंपोजिट रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं कि उसने खुद ने जो चाल चली और उसके कारण से उसको नुकसान हो गया, ये नहीं, सामने वाले की चाल का के कारण से भी उसको नुकसान या फ़ायदा हो सकता है। तो वो दोनों की जो परिणाम आता है, दोनों की चालों का संयुक्त परिणाम होता है, वही इसकी लाभ या हानि, कुल लाभ या हानि होती है। ऐसा नहीं कि एक की चाल के कारण से होता है। तो उन दोनों के संयुक्त जो चालों का परिणाम प्रतिफल होती है वो इनका जो है वो हर जो गेम है उसके लाभ या हानि होती है, वो उसका रिजल्ट हो। और इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के संभव परिणाम हैं वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं, उनको ज्ञात किया जा सकता है। और ये सब जो बातें हैं वो हमारी लगभग इसके अंदर पूरी हो गई हैं। और जैसे बताया कि सभी खिलाड़ी समान रूप से बुद्धिमान और चतुर हैं, ये सब चीज़ों, ये नॉर्मल सी बातें हैं जो कि किसी भी गेम के अंदर ज़रूर होती हैं। किसी भी गेम में, किसी भी क्रीड़ा में अगर ये मान्यताएं पूरी करता है तब हम मानते हैं कि वो गेम है। अगर ये कह दिया जाए कि सामने वाला डफर आदमी है, सामने वाला मूर्ख आदमी है, तो फिर गेम क्या हुआ? गेम तो बराबर के कंपटीटर में होगा ना, तो सामने वाला भी उतना ही चतुर है जितना हम चतुर हैं, तो ये गेम हुआ।
तो गेम के अंदर ये जो एजम्पशंस जहाँ पूरी होती हैं, संतुष्ट होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, तो उसे हम गेम या क्रीड़ा कहते हैं। तो ये बातें अपने को ध्यान रखते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक बेसिक डेफिनेशन आती है जिसका नाम होता है दो व्यक्ति शून्य योगफल, यानी 2 पर्सन जीरो सम गेम। तो 2 पर्सन जीरो सम गेम को बहुत आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं। सिंपली जैसे ए और बी दो खिलाड़ी होते हैं, एक अपनी एक चाल चलता है और बी अपनी चाल चलता है। तो मान लीजिए एक खिलाड़ी कोई एक चाल चलेगा, उसके कारण से एक खिलाड़ी को कोई फ़ायदा होगा, जैसे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो बी खिलाड़ी को 10 रुपये का नुकसान होगा। यानी एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान होता है। अब दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो रिजल्ट 0 आएगा। जैसे एक को यदि 10 कस्टमर का फ़ायदा हुआ तो बी को 10 कस्टमर का लॉस हुआ, और 10 का लॉस और 10 का प्लस और माइनस मिलाएंगे तो 0 आएगा। यही जीरो सम गेम होता है। यानी जिन क्रीड़ा परिस्थितियों में केवल 2 ही प्रतिद्वंदी होते हैं और उनमें पूर्ण प्रतिद्वंदता होती है। पूर्ण प्रतिद्वंदता का मतलब ये होता है कि भी 2 ही जने हैं, एक के से ग्राहक निकलेगा दूसरे में जाएगा, बस इधर से निकलेगा इधर जाएगा, तो इधर वाले को फायदा और इधर वाले को नुकसान, तो 2 ही जने हैं। अगर 2 ही प्रतिद्वंदी हैं और उनमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है तो उनमें से यानी एक प्रतिद्वंदी का लाभ दूसरे का हानि होती है, तभी वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में 2 व्यक्ति शून्य योगफल, इस प्रकार की जो क्रीड़ा होती है उसको हम 2 व्यक्ति शून्य योगफल कहते हैं। क्लियर बात हुई ये बात? यानी जब किसी क्रीड़ा के अंतर्गत क्रीड़ा की परिस्थितियों में केवल 2 ही प्रतिद्वंदी शामिल होते हैं और उनमें पूर्ण प्रतिद्वंदता की स्थिति होती है तो इसे हम 2 व्यक्ति शून्य योगफल कहते हैं। और पूर्ण प्रतिद्वंदता की स्थिति का अभिप्राय क्या होता है कि एक का लाभ दूसरे की हानि या दूसरे के खोए गए लाभ के बराबर होता है। एक ही बात है, खोया गया लाभ और हानि एक ही बात है, तो उसे हम 2 व्यक्ति शून्य योगफल कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन है, उसके सामने 2 होटल हैं, एक होटल ए है और एक होटल बी है, और उसके 100 जो ग्राहक आ रहे हैं उनमें से 60 ग्राहक मान लीजिए होटल ए में आते हैं और 40 होटल बी में आते हैं। अब मान लीजिए एक ग्राहक जो है वो होटल ए से बी में जाता है, एक ग्राहक होटल ए से बी में जाता है, तो होटल ए को एक ग्राहक का नुकसान हुआ और बी को एक ग्राहक का फायदा हुआ। कुल मिलाकर के दोनों बातें देखें तो शून्य हुआ रिजल्ट। तो इस तरीके से जो है वो हानि और लाभ का ये विश्लेषण चलता है क्रीड़ा के अंतर्गत। एक की हार और एक की जीत, और दोनों मिलाते हैं तो कुछ नहीं, शून्य। ये 2 व्यक्ति शून्य योगफल का है। तो आपको क्लियर जहाँ डेफिनेशन की बात होती है तो ये बात क्लियर बता देनी है बस, कि जहाँ जो 2 व्यक्ति होते हैं और दोनों में पूर्ण रूप से पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, यानी एक का लाभ दूसरे की हानि या खोए लाभ के बराबर होता है, तो उसको हम 2 व्यक्ति शून्य योगफल कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एक शब्द स्ट्रेटेजी, यानी व्यूह रचना किसे कहते हैं। व्यूह रचना, जैसे अपन जानते हैं कि युद्ध में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। व्यूह रचना एक तरह से एक प्लान होता है, आपकी योजना क्या है। और योजना का मतलब उसने जो मन में सोच रखा है कि मुझे ये चाल इस समय चलनी है, यही योजना होती है। कि कौन से विकल्प को काम में लेना है, यही चाल, यही योजना, उसको व्यूह रचना कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जब किसी खिलाड़ी को उपलब्ध विकल्पों में से, जब खिलाड़ी की, किसी भी खिलाड़ी की यह वह योजना जिसके अंतर्गत वह खिलाड़ी अपने द्वारा चली जाने वाली चाल के बारे में सोचता है, तो उसे हम व्यूह रचना कहते हैं। दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जब कोई खिलाड़ी उसे उपलब्ध विकल्पों में से केवल एक विकल्प अथवा एक से अधिक विकल्पों को एक निश्चित अनुपात में प्रयोग करता है, तो इसे ही हम व्यूह रचना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब व्यूह रचना से ये हुआ
कि वो कौन से विकल्प अपनाता है, इसी को हम व्यूहरचना कहते हैं। कि प्रत्येक प्रतिस्पर्धी का एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत कई विकल्पों में से किसी एक का अथवा एक से अधिक विकल्पों को एक निश्चित अनुपात में प्रयोग में लेता है, तो इसे हम व्यूहरचना या स्ट्रेटेजी कहते हैं। अब आता है सरल एवं मिश्रित व्यूहरचना। सरल एवं मिश्रित व्यूहरचना यानी प्योर एंड मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, इसका नाम होता है प्योर एंड मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। तो प्योर एंड मिक्स्ड स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं? ये स्ट्रेटेजी के दो पार्ट होते हैं। एक स्ट्रेटेजी तो ये होती है कि एक व्यक्ति केवल एक ही विकल्प यूज करता है, तो वो सरल व्यूहरचना, जिसको अपन प्योर स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। और यदि वह उसे एक अनुपात में यूज़ करता है एक से अधिक अल्टरनेट्स को, तो ये यानी रेशियो में यूज़ करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित व्यूहरचना कहते हैं, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि खिलाड़ी की एक ऐसी व्यूहरचना जिसमें वह एक बार में केवल एक ही विकल्प का प्रयोग करता है, तो उसे सरल व्यूहरचना कहते हैं। और यदि वही खिलाड़ी एक से अधिक विकल्पों का प्रयोग करता है, एक अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में यूज करता है, तो उसे मिश्रित व्यूहरचना कहते हैं। अब इसका जैसे एक एग्जाम्पल जो अपन ने बताया कि मान लीजिए होटल ए है, वो अपने ग्राहकों को बढ़ाने के लिए एक एसी की सुविधा का विकल्प यूज करता है, या जो है वो अटैच टॉयलेट्स की सुविधा का विकल्प में से केवल एसी के विकल्प को ही अगर अपनाता है, तो ये सरल व्यूहरचना हो गई। और यदि मान लीजिए वो अटैच टॉयलेट्स की सुविधा और एसी की सुविधा को 80-20 के रूप में यूज़ करता है, यानी 80% वो एसी की सुविधा का विकल्प अपनाता है और 20% वो जो है वो अटैच वाली सुविधा को अपनाता है, तो ये मिक्स्ड स्ट्रेटेजी हो गई, यानी 4 और 1 का अनुपात। तो एक तो 100% केवल एक ही विकल्प अपनाता है, और एक जैसे 2 विकल्प है उनको रेशियो में यूज़ करता है। तो यहाँ पर रेशियो में जब यूज़ करेगा तो 4 और 1 का अनुपात यूज़ करेगा। तो ज़्यादातर वो एसी वाला अल्टरनेट यूज़ करता है और कुछ मात्रा में वो अटैच वाला अल्टरनेट भी यूज़ करता है। तो इनको मिलाकर के एक स्ट्रेटेजी बनाता है, तो वो तो मिश्रित व्यूहरचना हो गई, और नहीं तो सरल व्यूहरचना हो गई। अब आपके क्या होगा कि आगे जब अपन इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को अपन लेंगे, तो वहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो सरल व्यूहरचना वाले और मिश्रित व्यूहरचना वाले दोनों प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। हम पहले सरल व्यूहरचना वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया, सरल व्यूहरचना का मतलब ये होता है कि प्रत्येक खिलाड़ी, जैसे एक खिलाड़ी है और एक बी खिलाड़ी है, या एक रो प्लेयर है और एक कॉलम प्लेयर है, तो दोनों ही जो प्लेयर होते हैं वो उनको उपलब्ध विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प को 100% यूज करते हैं। केवल एक ही विकल्प, अब कोई सा भी हो सकता है, ए के लिए कोई सा हो सकता है, बी के लिए कोई सा हो सकता है, लेकिन 100% एक ही विकल्प यूज करते हैं। तो ये सरल व्यूहरचना वाले ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके अंतर्गत बाकी जो अल्टरनेट होंगे उनका रिजल्ट तो 0-0 होगा, और कोई एक विकल्प 1 के रूप में होगा जिसको वो यूज करेंगे। और मिश्रित व्यूहरचना वाले क्वेश्चंस जब आएंगे, उन क्वेश्चंस के अंतर्गत रेशियो आएंगे, जैसे 3/4, 1/4 का आ गया, 2/3, 1/3 का आ गया, या मान लीजिए 1/2, 1/4, 1/4 आ गया अगर 1-2 से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन सभी अनुपातों का योग 0 होगा, क्योंकि एक 100% चीज़ को ही तो रेशियो के रूप में यूज करता है, तो उनका जोड़ 100% हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो उनका जोड़ जो है वो रेशियो का अनुपात 1 होता है, उसी के तो पार्ट होते हैं वो, तो उस पार्ट में यूज करेगा तो वो मिश्रित व्यूहरचना हो जाएगी। एक बात और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि 2 खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी ए है, एक बी है, उसका ए बी नाम दे दो, XY नाम दे दो, रो प्लेयर या कॉलम प्लेयर नाम दे दो। तो जो स्ट्रेटेजी आपके सामने जो टेबल आएगी, जो आयव्यूह की जिसको कहते हैं मैट्रिक्स, स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स जो होती है,
उस मैट्रिक्स के अंतर्गत जो अल्टरनेट दिए हुए होते हैं और वो मैट्रिक्स आपके सामने होती है, उसमें एक ऐसा प्लेयर होता है जो कि हॉरिजॉन्टली चलता है। हॉरिजॉन्टल उसके अल्टरनेट अवेलेबल होते हैं, यानी वो प्लेयर लेफ्ट साइड में होता है जिसको हम रो प्लेयर कहते हैं, आर से इसको व्यक्त करते हैं। वो लेफ्ट में लिखा जाता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होते हैं लाइन्स। तो जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस चलती हैं उनका जो विकल्प यूज करने वाले खिलाड़ी को तो हम कहते हैं आर प्लेयर, यानी रो प्लेयर। और जो ऊपर से नीचे यानी जो वर्टिकल चलती हैं लाइंस, उनको जो प्लेयर यूज करता है वो ऊपर की साइड में लिखा हुआ होता है और उसको हम कहते हैं सी, यानी कॉलम प्लेयर। तो ये रो प्लेयर हॉरिजॉन्टल और कॉलम प्लेयर वर्टिकल, ये हमें ध्यान रखना है आगे के जब हम सवाल और क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें चूंकि हमने ये कहा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम 2 ही खिलाड़ियों के ऊपर प्रकाश डालेंगे, यानी 2 ही खिलाड़ी मानते हुए गेम मैट्रिक्स को हल किया जाएगा, 2 से अधिक के लिए नहीं। केवल 2 प्लेयर मानते हुए ही गेम मैट्रिक्स को हम सोल्व करेंगे, अधिक खिलाड़ियों के लिए नहीं। तो 2 ही प्लेयर होंगे, तो एक रो प्लेयर होगा और एक कॉलम प्लेयर होगा। आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि आप एक निश्चित प्रोसेस के तहत आप ये बताओगे कि आर प्लेयर कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाए जिससे उसको सबसे बड़ा फायदा हो, और सी प्लेयर कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाए, यानी किसी विकल्प की सिंगल की या रेशियो में। और यही बात आर प्लेयर के लिए है कि वो कोई सिंगल स्ट्रेटेजी के अंदर सिंगल विकल्प अपनाए या रेशियो में अपनाए, जिसके जितने भी विकल्प हैं उनको रेशियो में अपनाए। ये आपको आंसर निकाल के देना होता है। और इसके अंदर एक बात और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि जो आर प्लेयर होता है वो हॉरिजॉन्टली चलता है, उसके लिए वो सभी फिगर्स जो दिए हुए होते हैं वो प्रॉफिट के फिगर्स होते हैं, लाभ के फिगर्स होते हैं। इसलिए जो रो प्लेयर होता है वो उनको मैक्सिमम करना चाहेगा, वो वैल्यूज जितनी बड़ी होंगी वो उसके लिए फ़ायदे की होंगी। और जो कॉलम प्लेयर होता है वो इस मान्यता के आधार पर काम करता है कि उसकी जो वर्टिकल लाइंस में जो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं वो सभी वैल्यूज़ जो हैं वो जितनी छोटी होंगी उसे उतना ही कम नुकसान होगा। यानी हमारा ये मतलब हुआ कि रो प्लेयर तो वो है, उसके लिए तो वो लाभ की मदे होने के कारण से उनको मैक्सिमाइज करना चाहेगा, और जो कॉलम प्लेयर है उसके लिए वो सब फिगर्स जितनी बड़ी होगी वो नुकसान वाली होगी। इसलिए वो उन वैल्यूज़ की जो उन फिगर्स को जो है वो कम से कम रखना चाहेगा, क्योंकि इसी से उसकी हानि न्यूनतम होगी। तो आर प्लेयर का मकसद अपने